नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है भविष्य पर फोकस, बीजेपी चौकस। जी हां, 24 घंटे मिशन पर रहने वाली बीजेपी ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम आई एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी का एक कैंपेन उसे भविष्य की नई लीडरशिप देगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ने का विजन रखा, जिसके तहत शनिवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में युवा प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी गई। हालांकि अब कांग्रेस बीजेपी के इस कैंपेन को अलग नजरिए से देख रही है, लेकिन बीजेपी के इस अभियान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वो सवाल भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। नई पीढ़ी तैयार कर रही बीजेपी, युवा प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग भी दी। ये तस्वीरें बताती हैं कि यूं ही बीजेपी को राजनीति का एक माहिर खिलाड़ी नहीं माना जाता। दूसरी पार्टियों से 4 कदम आगे की सोच रखने वाली बीजेपी ने अब अपने भविष्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। लिहाजा पार्टी देश भर में आई एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स कैंपेन चला रही है। इस कैंपेन के तहत 1 लाख युवाओं को बीजेपी पार्टी से जोड़कर उनको राजनीति के गुर सिखाएगी। शनिवार को प्रदेश में इसकी शुरुआत करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने युवा प्रोफेशनल्स को जरूरी टिप्स भी दिए। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने इस अभियान को बेहद महत्वपूर्ण भी बताया। हमारे सभी प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए लोग राजनीति में भी रुचि ले, राजनीतिक सिस्टम को भी समझे और अपनी प्रतिभा के बलबूते पर जनता के कल्याण के लिए वो उसमें भागीदार बने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वो 1 लाख लोगों को राजनीतिक क्षेत्र से जोड़ना चाहते हैं, जिनका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ऐसे अच्छे लोग जुड़े। ये बड़ा निर्णय है और इस सिलसिले में हमने विस्तार से कुछ बातें भी कही है। हमने इस प्रकार के सदस्यता के अभियान के ऐसे प्रोफेशनल्स को जोड़ने का हमने अभियान लिया था। उसमें लगभग 3000 लोग जुड़े थे। उनमें से आज 125 लोग चयन करके समाज के विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनके परिवार में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, जो माननीय प्रधानमंत्री की भावना है कि परिवारवाद से राजनीति को मुक्त करना, तो इसकी शुरुआत हमने मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे आज 125 लोगों को चयन करने, उनका बूट कैंप, आज इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब लोगों ने मिलकर के किया है। और आज और कल 2 दिन लगातार अलग अलग प्रकार से सेशन यहाँ चलेंगे। बीजेपी ऐसे युवाओं को पार्टी से जोड़ रही है और राजनीति की ABCD पढ़ा रही है, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो और ना ही कोई सियासी कनेक्शन। हालांकि याद हो तो कांग्रेस ने भी टैलेंट हंट जैसे कार्यक्रम चलाकर नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का अभियान चलाया था, लेकिन उसके इस अभियान को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी उसे उम्मीद थी। खैर, अब वो बीजेपी के इस फ्यूचर प्लान को अलग नजरिए से देख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी युवाओं का भविष्य चौपट करने में महारत हासिल है। भारतीय जनता पार्टी से जितने लोग युवा जुड़े हैं उन्हें क्या हासिल हुआ, इसको लेकर के एक प्रश्न बनता है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ झंडे पर पकड़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं से नारे लगवाने का काम किया है। 110 रुपये पेट्रोल आ जाता है और युवा चिल्लाता है अब की बार मोदी सरकार। इस पर विचार करना पड़ेगा युवाओं को। देखा जाए तो बीजेपी की कोशिश प्रदेश में चौथी पीढ़ी तैयार करने की भी है, क्योंकि वर्तमान में बीजेपी की तीसरी पीढ़ी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है। इससे पहले बीजेपी से सुंदरलाल पटवा और शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुखिया रह चुके हैं। ऐसे में आई एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स कैंपेन बीजेपी को एक नई लीडरशिप बिल्डअप करने में अहम योगदान तो देगा ही, साथ ही बीजेपी का भविष्य की सियासत को साधने का ये प्लान विपक्ष की टेंशन भी बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या इस कैंपेन से बीजेपी को भविष्य के लिए नई लीडरशिप मिल जाएगी? दूसरा सवाल, आई एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स कैंपेन के पीछे का मकसद क्या है? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी की भविष्य को साधने की यह रणनीति विपक्ष के लिए परेशानी बनेगी?
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष जैन और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और व्यास जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस तो कह रही है आप युवाओं का भविष्य चौपट कर रहे हैं। बेरोजगारी देख लीजिए, झंडा पकड़ाते हैं, नारे लगवाते हैं, काम नहीं देते हैं, और इस तरह आप नई लीडरशिप नहीं, उनका भविष्य चौपट करने वाले हैं। देखिए ब्रजेश जी, अब जो जिसके अंदर निहित होता है उसको तो वही प्रदर्शित होता है ना। भीतर से मेलो व्यू बाहर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कहुआ तन मन एक। तो जो जिनके तन मन कहुए की तरह है, निश्चित रूप से उनको प्रदर्शित होगा। यहाँ पर मैं तीनों प्रश्नों का एक जवाब देता हूँ कि विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में कहा था कि 1 लाख युवाओं को जो गैर राजनीतिक परिवार से आते हैं उनको राजनीति से जोड़कर देश को विकसित भारत के संकल्पों के उत्थान की पूर्ति हेतु जोड़ा जाएगा, और उसी पद पर हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से पूर्व में कांग्रेस ने टैलेंट हंट करके कुछ प्रवक्ताओं को जोड़ा था, राजवीर शेरगिल और कई सारे, वो छोड़कर जा चुके हैं। तो यहाँ पर जाने वाली परिस्थिति नहीं। देखिए, अगर कार्यकर्ता निर्माण की बात होगी, 64,523 बूथों पर जो कार्यकर्ता रजिस्टर्ड है वो डिजिटलाइज है, आज कोई भी देख सकता है। 1300 से ज्यादा हमने मंडल अध्यक्षों का निर्माण करा, लगभग 55 जिलों में जिला अध्यक्षों का निर्माण करा। तो निश्चित रूप से अभी की जो परिपाटी है उसके अनुसार युवाओं को आगे आकर नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करना, उनके अंदर नेतृत्व क्षमताओं को उभारना और विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने के लिए, क्योंकि भारत युवाओं का देश है और असीमित भारत के अंदर असीमित क्षमताएं हैं, और असीमित क्षमताओं को प्रदर्शित करना ये राजनेता का कर्तव्य होता है। निश्चित रूप से प्रदेश नेतृत्व हो या देश का नेतृत्व हो, पिछले कम से कम 3,000 ऐसे युवा प्रोफेशनल्स को जोड़ा गया था जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन वैचारिक क्षमता उनकी अच्छी थी। जो आईटी प्रोफेशनल्स के साथ में वे लोग जुड़े हुए थे, तो निश्चित तौर पर ऐसे में से लगभग 125 युवाओं का चयन किया गया। और मुझे लगता है कि जिस तरह से विकसित मध्य प्रदेश की बात हो, विकसित भारत की बात हो, राजनीति शासन के साथ में जोड़कर उनको मुख्य धारा में लाकर राजनीति में जो आवश्यक भूमिका में निभा सकते हैं उसको प्रदर्शित करना हो, इन तीनों और भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और सुनहरे भारत के भविष्य के संकल्पों को लेकिन ब्याज सिर्फ इतना सा मकसद है कि हम पारिवारिक पृष्ठभूमि से ना हो, गैर राजनीतिक हो, परिवारवाद ना हो, उसके लिए लेकर आए हैं, या और कुछ मकसद है इसके पीछे? कि कांग्रेस को निशाना है कि भाई हम देखिए गैर राजनीतिक लोगों को लेकर आ रहे हैं जो परिवारवाद से नहीं आ रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, मुख्य मकसद तो सिर्फ विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करना है। दूसरी तरफ एक तीर से दो निशाने साध लिया आपने, उनको भी आईने दिखा दिया। ब्रजेश जी, विपक्ष तो आज भी घोड़ों पे निर्भर है। वो कह रहे शादी वाले घोड़े अलग होते हैं, शादी वाले घोड़ों को बारात में दौड़ाते हैं, या रेस वाले घोड़ों को बारात में दौड़ाते हैं और बारात वाले घोड़ों को रेस में दौड़ाते हैं। तो विपक्ष तो आज भी घोड़े ही दौड़ा रहा है। तो आप देखिए परिस्थिति, 4 से 5 लाख कार्यकर्ता छोड़कर चले जाते हैं, मंथन नहीं होता। 1 रुपए लेकर प्रदेश अध्यक्ष स्वयं बात करते हैं कि कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, लेकिन कार्यकर्ता ही नहीं मिलते। तो आज तक अनुशासन कहाँ है? यहाँ पर अनुशासन के साथ में पूर्व नियोजित योजना के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। और निश्चित रूप से, इसलिए मैं पुनः अपनी बात को दोहराऊंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है उसको पूर्ण करने के लिए जितने भी पैमाने हैं, निश्चित तौर पर उसको प्रदेश सरकार अग्रसर हो रही है। ठीक है, तो प्रदेश सरकार तो प्रयासरत है ही, पूरे देश में अभियान चल रहा है। हर्ष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी ब्रजेश जी, आवाज एक तीर से 2 निशाने साध लिए उनने। परिवारवाद पर भी चोट कर दिया। बीडी शर्मा कह रहे हैं कि हम गैर राजनीतिक ऐसे परिवार लोगों से ला रहे हैं जिनको राजनीति में, और नई लीडरशिप तैयार कर रहे हैं। कोशिश तो आप लोगों ने भी की थी टैलेंट हंट के माध्यम से, लेकिन उतनी परवान नहीं चढ़ पाई। आप पर परिवारवाद का भी ठप्पा लगा हुआ है। देखिए ब्रजेश जी, परिवारवाद अगर राजनीति में देखें तो परिवारवाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी में है, तो परिवारवाद को तो साइड में रखिए। असलियत ये है भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा भाषा से विवाद पैदा करती है। हमेशा बोलती थी कि हम अंग्रेजी के खिलाफ हैं। आज खुद ने अंग्रेजी नाम रखा है, आई एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स। इसका नाम वो मैं बीजेपी का आकांक्षी नेता हूँ ये भी तो रख सकते थे, जैसे उनने बेरोजगारों का नाम बदल के आकांक्षी युवा कर दिया मध्य प्रदेश में, वैसे बीजेपी के आकांक्षी नेता भी नाम रख सकते थे। आज भारतीय जनता पार्टी हर जगह इवेंट रखती है, मूल मुद्दों से लोगों को भटकाती है। आकांक्षी युवा नाम देके युवाओं के साथ छलावा किया है, मजाक बनाया गया है। नौकरी एक तरफ दे नहीं रहे, एक तरफ उनको आकांक्षी बोल के उनका मजाक बनाया। आज हर जगह महिला, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम तो कुछ कर रहे हैं।
आप तो बारात का घोड़ा रेस में दौड़ाते हैं, रेस का बारात में, तो ये अंतर तो है। हमारे घोड़े हम कहीं भी दौड़ाए हमारी मर्जी, लेकिन हम मध्य प्रदेश की जनता के साथ लेकिन पिछड़ जाएंगे ना, लोकतंत्र तो चाहता है कि आप रेस के घोड़े रेस में ही दौड़ाएं। हमारे सारे घोड़े रेस के हैं और चेतक समाज, तो राहुल गांधी को समझाइए। प्रताप के चेतक था, वैसे घोड़े हैं हमारे। अब आप मेरी बात सुनिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी जगह जगह छलावा कर रही है युवाओं के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, और सिर्फ इवेंट रख के मेन मुद्दे बुला जा रही है। अरे ये तो आप भी करते हैं ना हर जी, वो कर रहे हैं तो इवेंट दिख रहा है आपको। आप टैलेंट सर्च करते हैं कि नहीं करते? हर जी आप तो लगातार कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस में आप प्रवक्ता टैलेंट हंट के माध्यम से किया है, तो वो भी कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? अच्छी हो, इसकी तारीफ कर देना चाहिए कि भाई ठीक है, गैर राजनीतिक परिवार से अच्छे लोगों को आप राजनीति में ला रहे हैं, तो राजनीति में शुचिता आएगी, अच्छे लोग आएंगे तो राजनीति शुद्ध होगी। मैं वो उनका आंतरिक विषय है, वो कहीं ये तो आप भी कर रहे हैं ना, इसलिए तो कर रहे हैं। टैलेंट हंट क्यों करते हैं? कोई भी नहीं होता। मैं चाहूंगा कि वो करें, और अच्छे लोगों को, जिनकी विचारधारा न्यूट्रल हो, विचारधारा देश की प्रगति में हो, ऐसे लोगों को जोड़े। हम भी चाहते हैं। न्यूट्रल वाले क्यों जोड़ेंगे? वो तो अपनी विचारधारा वाले जोड़ेंगे ना, जैसे आप अपनी जोड़ रहे हैं। पार्टी में ऐसे लोग आए, लेकिन आज आप देखें मध्य प्रदेश का बेहाल पड़ा हुआ है हर विभाग में। आज मास्टर प्लान, लोग आकांक्षी हो गए मास्टर प्लान के लिए, मास्टर प्लान नहीं आ रहा है पूरे शहरों में, इंदौर, भोपाल। हर जी भाई तो कहते हैं, आप लोग है मुद्दे पे बात नहीं करते वहाँ पे। लेकिन आप समझिए, आप भी टैलेंट सर्च मत करो ना, टैलेंट हंट मत करो, आप भी मुद्दों पे बात करो। लेकिन यदि कोई एक पार्टी कर रही है तो इससे मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो ये होना चाहिए, आज लैंड पूलिंग एक्ट में क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, जब इनके खुद के विधायक चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो उनके विधायक को इनके आकांक्षी सीएम चिट्ठी लिख के भेज रहे हैं कि भैया आप चुप हो जाइए। जब इनकी पार्षद, एक तो ये अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, इनकी इंदौर की पार्षद ने अगर मीटिंग में कुछ गलत बोला तो उनको चुप करा दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी में अभिव्यक्ति की आजादी। आपके यहाँ तो पार्टी पे यदि बात करेंगे तो बहुत सारे आईने दिखा रहे हैं। अजय सिंह राहुल भैया को देख लीजिए, वो भी आईने दिखा रहे हैं। लक्ष्मण सिंह को देख लीजिए, वो तो राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं। ये मुद्दा नहीं है ना मेरा, इसलिए हर चीज मुद्दे पे आई। चलिए लौटूंगा मैं आपके पास। प्रदीप जी, इस तरह के टैलेंट हंट, या चाहे कांग्रेस कर रही हो या फ्यूचर के हिसाब से कैंपेन यदि बीजेपी चला रही है, क्या मकसद है इसका? इससे विपक्षी दल को टेंशन होनी चाहिए या वाकई में अच्छा प्रयास है, चाहे वो कांग्रेस कर रही हो बीजेपी? इससे क्या हासिल होगा? देखिए ब्रजेश जी, जब हम किसी संगठन की बात करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पढ़ा लिखा समाज है उसी से हमारा प्रतिनिधित्व हो, जिससे हम जब राजनीति में कोई भी व्यक्ति आता है तो ये प्रयास होता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, टेक्निकल व्यक्ति होगा, तो वो अच्छे तरीके से डेवलपमेंट के बारे में सोचता होगा सब। जैसे आप देखें मध्य प्रदेश में जो सरकार है, उस सरकार में जितने मंत्री हैं, राजेंद्र शुक्ला जी हो गए, जो टेक्निकल लोग हैं, वो अपने क्षेत्र में किस तरह से विकास हो, कैसे डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, किस तरह से हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं, इन सब के बारे में वो सोचते हैं और अपने से ही पूरा सिस्टम को डेवलप करके और फिर प्रस्ताव भेजते हैं सरकार को, और सरकार उसको फंड करके अपने क्षेत्र में विकास करते हैं। तो ये नजरिया जब हम जाते हैं किसी भी संस्था में, किसी पार्टी में, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम ये प्रयास करते हैं कि यहाँ भी जब प्रतिनिधित्व हमारा कोई करे, कोई राजनीति में आए, तो वो पढ़ा लिखा तबका हो। और ये जो छाप लगती है कि अंगूठे छाप लोग भी राजनीति में आ रहे हैं, ये कैसे विकास कर पाएंगे, कैसे, तो ये बीजेपी की अच्छी पहल है ये। और किसी भी संगठन के लिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, अगर हम युवाओं को जोड़ना चाहते हैं तो उनको राजनीतिक गुण सिखाने पड़ेंगे और उनको ये बताना पड़ेगा कि हमारी व्यवस्था क्या है, कैसे राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं, हम दूसरे काम करते हुए भी राजनीति में एक शिक्षा ला सकते हैं, पढ़े लिख करके डेवलपमेंट कर सकते हैं क्षेत्र का। तो आप सब लोगों को, जो पढ़े लिखा तबका है, जो ये कहता है कि राजनीति में एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, तो वो उसकी मंशा बदलेगी और वो कहीं ना कहीं राजनीति में भी अच्छे लोगों की आगमन होगा। और तो उसका दूसरा तरीका भी है, हम देख रहे हैं कि राज्यसभा के माध्यम से ले आते हैं। कांग्रेस में भी उदाहरण है, बीजेपी में भी है, वैष्णव है, चाहे मनमोहन है, चाहे जयराम रमेश हो, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, चाहे कांग्रेस बीजेपी। निश्चित तौर पर, लेकिन राज्यसभा या किसी उसमें एक छोटी सी वो है, इकाई है, लेकिन स्टेट में आप देखें तो जो प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार में अगर प्रतिनिधित्व करना है, तो विधायक बनना है, उस क्षेत्र का महापौर बनना है, तो उसको आपको चुनाव के माध्यम से ही आना पड़ेगा।
और अगर आप राजनीति में प्रवेश करके शिक्षा लाते हैं, डेवलपमेंट का सोचते हैं, तो युवाओं के लिए अच्छी बात है। और कोई युवा अगर राजनीति में जुड़ना चाहता है, वो साथ साथ में पूरा काम करना चाहता है और राजनीति में जुड़कर काम करता है निस्वार्थ, तो उसके लिए तो पार्टी के लिए भी हितकर है और जनता के लिए भी अच्छी बात है। तो बीजेपी का यही मकसद है सिर्फ एक कि अच्छे लोग आए, या कोई छुपा हुआ एजेंडा भी है उसके पीछे? मुझे लगता है कि इसके माध्यम से युवाओं को जोड़ने का, राजनीति में शिक्षा लाने का, और जो युवा ये नहीं राजनीति में नहीं आना चाहते हैं उनको ये बताने का है कि राजनीति में भी काम करने का मौका है आपको, और अगर आप अच्छे तरीके से काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आप आगे भी बढ़कर देश का विकास भी करते हैं। भाई पार्टियों की अपनी भूमिका है, वो संगठनात्मक रूप से ये चाहती है कि हमारा किसी न किसी माध्यम से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती रहे। हम युवाओं को देखिए, एक पीढ़ी है, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को आपको लाने के लिए कहीं न कहीं कोई सकारात्मक विचार, कोई इस तरह का योजनाएं चलाने पड़ेंगे संगठन के रूप से, जिससे आपको भविष्य में जिस तरह से कांग्रेस को भी समस्या आ रही है कि जो पुराने लोग हैं, छत्रप लोग हैं, वही जगह हुए हैं, तो ये चीजें कम होंगी कहीं ना कहीं। ये तो व्यास जी, इनमें से कोई नई लीडरशिप आएगी क्या? अच्छा प्रयास है आपका, तिवारी जी कह रहे हैं, लेकिन इनमें से ही कोई नई लीडरशिप आएगी आपकी, या झंडा डंडा ही लगाते रहेंगे, वो नारे ही लगाते रहेंगे? निश्चित रूप से ब्रजेश जी, अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश के जब मुख्यमंत्री की बात हो तो सभी जितने भी जब थिंक टैंक फेल हो गए थे ना, वहीं छत्तीसगढ़ की बात हो या राजस्थान की बात हो तो गुजरात की बात हो, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जब भी प्रतिनिधित्व देने का कार्य करा तो वो देश की परिस्थिति और प्रदेश की परिस्थिति, उसके अनुसार जो प्रदेश और देश में सबसे अच्छा विकास कार्यों को अग्रिम कर सकता है, निश्चित रूप से उसको देने का कार्य करो। अभी तो भरपूर समय है हमारे पास, हम प्रशिक्षण देंगे, हम मार्गदर्शन देंगे, उसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन के पश्चात स्पष्ट होगा कि उसकी उपयोगिता राष्ट्रीय राजनीति में और विकास की राजनीति में कहाँ होगी। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए ना, वहां तो एक परिवार तक सीमित ही है। नेहरू जी के बाद सोनिया जी के बाद राजीव जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद वापस से सोनिया जी के बाद राहुल जी के बाद प्रियंका जी। अभी तो लगभग एक परिवार से 3 सांसद है। और वहीं पर आप देखिए, अगर हमारी बात करते हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी, उसके बाद में अटल जी, आडवाणी जी, बताइए ना कौन किसके परिवार से हुआ। निश्चित तौर पर हमने राजनीति में प्रयास करा है कि मूल्यांकन के अनुसार अगर राजनीतिक परिवार से भी कोई व्यक्ति है तो उसको प्रतिनिधित्व जब दिया जाए वो धरातल से जुड़ा। अशोक गहलोत जी के स्टेटमेंट मुझे लगता है याद होगा, उन्होंने कहा रगड़ा नहीं लगाए, रगड़ा लगता तो निश्चित रूप से अच्छे कार्य करते। सचिन पायलट जी और राहुल जी दोनों के लिए उन्होंने कहा था। उस समय जब पद लेने की प्रतिष्ठा, पद और प्रतिष्ठा की जुगाड़ में लगे हुए थे, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता धरातल से खड़ा होता। और इसके पूर्व ब्रजेश जी, जब हमने कार्यकर्ता निर्माण करा तो लगभग 70 लाख कार्यकर्ता ऐसे थे जिनकी उम्र 25 से 35 वर्ष थी। तो निश्चित रूप से उसी समय से जो विकसित भारत के संकल्प के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 1 लाख युवाओं को जोड़ना। लेकिन व्यास जी, एक तरफ आप 5.5 लाख कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कांग्रेस से ले आते हैं, या 3000 लोग आपके कैंपेन में जुड़ते हैं, उनमें से आप 125 का ही चयन करते हैं। एक तरफ ले लेते हैं सीधे और 3000 में से सिर्फ 125 का चयन कर रहे हैं। बड़ी कठिन परीक्षा नहीं हो गई आपकी? नहीं ब्रजेश जी, वे कंप्लीटली प्रोफेशनल थे ना, इसीलिए तो कहा कि आईटी सेक्टर से जुड़ा। दूसरी तरफ उन्होंने 500 में से 224 चुन लिए थे भाई। नहीं ब्रजेश जी, यहाँ पर चुनने वाली स्थिति ये होगी कि हमने जो कहा है हमारे मापदंडों के अनुसार ही हम कार्य करेंगे। हम ऐसा नहीं करते कि एयरपोर्ट पे किसी ने जो है दुराचार करा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ में 7 दिन पहले उसको निलंबित करा और 7 दिन बाद दूसरे लेटर से उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। खंडवा में जो है निलंबित कर दिया, 7 दिन बाद वापस निलंबन खत्म कर दिया। इंदौर में जो है कांग्रेस कार्यालय में निलंबन कर दिया, 7 दिन बाद समाप्त कर दिया। तो हमारी एक पर्टिकुलर प्रक्रिया है, इसीलिए धरातल से जुड़ा कार्यकर्ता हो या सर्वोच्च पद पे बैठा, देखेंगे प्रधानमंत्री जी भी आते हैं तो सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं। डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हमारा कार्यकर्ता पूरा मध्य प्रदेश का, वो आज राष्ट्रीय राजनीति में दिल्ली तक प्रदर्शित हो रहा है कि कौन सा कार्यकर्ता कहाँ किस उपयोगिता में। उसी के तहत लगभग 100 कार्यकर्ता ऐसे 125 लोगों का चयन किया गया जो भारत के भविष्य के लिए, विकसित भारत के संकल्पों को पूर्ण करने के लिए वैश्विक स्तर पर कार्य कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर उनका प्रशिक्षण होगा, उनका मार्गदर्शन होगा, उनका मूल्यांकन होगा। दूसरा, जैसे भारती जी ने कहा कि अंग्रेजी को लेकर INDI कहा है, उसको इंडिया कहते हैं भैया। अगर सिर्फ इतना अंग्रेजी जानते, लेकिन आप विरोध करते थे ना भाई, वो कह रहे हैं आप अंग्रेजी के विरोध करते थे, लेकिन अब अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। जो प्रोफेशनल्स जुड़े हैं वो तो दोनों भाषाओं का ज्ञान रखते हैं ना, और अगर दोनों भाषाओं का ज्ञान रखते हैं तो उसमें हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। और जब वो हमने कहा कि वैश्विक पटल पर
ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करके जो वैश्विक पटल पर अपनी बात कर रख सके, तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यकर्ता यही धरातल से मिलेंगे। और मध्य प्रदेश तो निश्चित तौर पर जितने भी कार्य हुए हैं प्रदेश की राजनीति से, वो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी उपयोगिता उपलब्धता रखता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आज कार्य हो रहा है, निश्चित रूप से विकसित भारत के, स्वर्णिम भारत के संकल्पों को पूर्ण करने के लिए हम एक पथ आगे बढ़ चुके हैं। तो हर्ष जी, सभी भाषाओं के लोगों सबको साथ लेकर चल रहे हैं वो लोग, और वो तो कह रहे हैं कि परिवारवाद क्या होता है, कि नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, और अब प्रियंका की बारी है। ये है परिवारवाद, वो नहीं है। ब्रजेश जी, जब से एआई का टूल ग्रो कहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश करने में लगा हुआ, जो मीडिया को करना चाहिए वो एक ग्रो एआई टूल कर रहा है। अगर आप उसमें लिखेंगे कि सबसे ज्यादा अनएजुकेटेड जो काम करना चाहिए कांग्रेस को, वो कांग्रेस नहीं कर पा रही, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का नाम आएगा, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का नाम आएगा कि इनकी डिग्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग आती थी और उसके पहले जो इलेक्शन एफिडेविट में दिखाई गई वो अलग। तो आज भारतीय जनता पार्टी, मैं खुश होऊंगा अगर भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को जोड़ेगी, पढ़े लिखे लोगों को जोड़ेगी और असली डिग्री वाले लोगों को जोड़ेगी, तो मेरे को भी खुशी होगी कि ऐसे लोग आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। तो हमें भी मजा आएगा कि डिबेट में हम ऐसे पढ़े लिखे लोगों से बात करेंगे। रही बात अभी क्या पढ़े लिखे लोगों से बात नहीं कर रहे हैं आप? देखिए डॉक्टर बैठे हैं हमारे पास, डिग्री है उनके पास, 100% ये है, डॉक्टर हैं, पर इनके जो ऊपर बैठे हैं उनकी डिग्री असली है नकली वो इनको बताना चाहिए। नहीं ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हो ना, डिग्री है तो डिग्री है। आपके यहाँ भी बहुत सारे नेता थे, स्वर्गीय आरिफ अकील के थे, उनके घर गए अभी आप? इतनी सारी डिग्रियां हैं, अंदाजा नहीं लगा सकते, सारी डिग्रियां ले रखी थी उन्होंने। तो आप देखिए, आप ग्रो एआई में देखिए, सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री पे ही क्वेश्चन उठ रहा है। डिग्री से क्या होता है? संविधान में व्यवस्था दी है भाई, अंगूठा छाप भी लोकतंत्र के मंदिर में बैठ सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर आप अंगूठा छाप है तो आपको चैलेंज करिए ना आप। झूठ छाप है, झूठी डिग्री नहीं दिखानी चाहिए। स्मृति ईरानी ने झूठी डिग्री दिखाई थी पार्लियामेंट के अंदर। चलिए जवाब दे रहे हैं व्यास जी, दे दीजिए जवाब। कह रहे हैं एआई पोल खोल रहा है आप। उसके लिए तो ब्रजेश जी, आदरणीय कोर्ट ने और राहुल गांधी जी तो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो शीर्षे तो पद में बैठ के सबसे ज्यादा माफी मांग चुके। हाई कोर्ट में पहले आरोप लगाते, सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद माफी मांगते। तो मुझे लगता है हर जी आप बहुत सुलझे प्रवक्ता हैं, इन विषयों में ना पड़े, फिर माफी मांगने सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। अब दूसरी बात है कि उन्होंने कहा डिग्रियों को लेके, राजीव गांधी जी की डिग्री को लेके जो बात हुई थी, जिस यूनिवर्सिटी से लोग यदा कदा फेल होते हैं वहां पर 2 बार लग गए उनको पास होने में। और राहुल जी की जो डिग्री है, बताइए कौन से परसेंटेज बने उनके, 70 अबव की, 80 अबव की, 60 अबव की। आज आप उसको प्रदर्शित कर दीजिए कि राहुल गांधी जी कितने परसेंटेज से जो है पास हुए थे। आप ही जारी कर देते पूरी पब्लिक डोमेन में हर जी कि राहुल गांधी देखिए ये इतने इतने पढ़े हुए हैं, ये डिग्रियां हैं उनके पास, हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, हार्वर्ड ने खुद ने उनको स्पीच देने बुलाए हुए, पूरी परसेंटेज और कितने भी परसेंटेज से पास हुए, पर पास तो हुए हैं। डिग्री तो असली है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। तो मान लिया ना आपने, पास होना ही पर्याप्त है। चलिए बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर युवाओं को आगे लाने के लिए, अच्छी लीडरशिप के लिए, चाहे वो बीजेपी प्रयास कर रही हो या कांग्रेस ने भी प्रयास किया, कांग्रेस भी टैलेंट हंट के माध्यम से ये लगातार प्रयास करती रही है। यूथ कांग्रेस में इस तरह के प्रवक्ता लेकर आई और अच्छे प्रवक्ता भी निकले। तो इस तरह के टैलेंट हंट या फ्यूचर के हिसाब से नेताओं की तलाश या कैंपेन चलते रहना चाहिए, ताकि अच्छी लीडरशिप सामने आए और देश के लिए बेहतर काम हो सके। नई लीडरशिप के साथ यदि युवा आएंगे, पढ़े लिखे आएंगे, शिक्षित आएंगे और वो इस तरह से काम करेंगे तो बेहतर होगा। निश्चित तौर पर इसके लिए बीजेपी हो चाहे कांग्रेस की सराहना की जानी चाहिए। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।